चलिए बेटा, दिख रहा है ना? देखिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ओहम्स लॉ लास्ट में एंड किए थे, स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओहम्स लॉ क्या बताता है? इट्स गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर V। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो गया? V से डिनोट कर दिए। इसके बाद करंट, इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर I एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय अ R। ओके, तो ये ओहम्स लॉ क्या देता है? इट्स गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड अ रेजिस्टेंस। ओके, नाउ इट इज डिस्कवर बाय अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओहम्स। ये हमारा किसने डिस्कवर किया है? जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज ओहम्स ने। ओके, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज अ ओहम्स लॉ। ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज अ ओहम्स लॉ। ओके, टू स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप लेट अस कंसीडर अ फ्लोइंग सर्किट डायग्राम। हम लोग क्या करने वाले हैं? एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, देखिए क्या बोला गया? सेटअप अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कंडक्टर ए बी। एक कंडक्टर हमें क्या लेना है? ए बी लेना है। एक की लेना है। की मीन्स व्हाट? स्विच, वोल्ट मीटर, ammeter and a number of cells, each of which provide the same constant potential difference across the 2 points of a conductor। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम बोले कि यही आपको जो दिया हुआ है डाटा, इससे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो अगर हमें एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? कल के क्लास में हम लोग पढ़े हैं, क्या बोला गया है कि एक कंडक्टर ए बी ले लीजिए। तो हम एक कंडक्टर यहाँ पर ए बी ले लेते हैं। चलिए, एक कंडक्टर हमारा क्या है? रेजिस्टेंसी मान लेते हैं। अ की एंड अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, तो यहां से ऐसे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। नाउ साथ में एक क्या कनेक्ट करना है? एम मीटर। तो एम मीटर कैसे कनेक्ट होता है? इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज। तो एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हमें क्या लेना है? नंबर ऑफ सेल्स लेना है। तो यहाँ पर हम सेल का जगह रख लेते हैं। इस तरह से एक सेल अभी लगा देते हैं। देखिए, दिस इज योर सेल। नाउ अब जैसे ये सेल लिए, साथ में क्या गया है? वी हैव टू टेक वन की। यहाँ पर एक की ले लेते हैं। नाउ की लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए यहाँ पर की ले लिए। यहाँ पर ये हमारा सर्किट ड्रॉ हो चुका है। नाउ अब समझते हैं कि ओहम्स लॉ में हमें करना क्या है। हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ सेल जो ये सेल्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल हमारा हो गया। अब नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर हमारे पास चेंज करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एक सेल रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ से डाटा लेना है। तो डाटा हमें क्या मिलेगा? एक V मिलेगा और एक I मिलेगा। ओके, तो ये हमारा लैब में प्रैक्टिकल करके उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है। मान लेते हैं कि पहले हम क्या सप्लाई दे रहे हैं? पहले ये ओपन है, तो ओपन होगा तो क्या दिखाएगा? जीरो, करंट भी जीरो। ओके, यहाँ पर एक सेल लगा है, कितने का? 1.5। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 हो जाएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पर 1.5 हो गया। जब ये 1.5 होगा तो यहाँ कुछ करंट आएगा। ठीक है, नाउ जैसे ये करंट आया, अब यहाँ पर सेल को क्या करने वाले हैं? इंक्रीज करेंगे। अब एक सेल के जगह पर हम क्या कर रहे हैं? दो सेल लगा दिए। दो सेल लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया? 3 वोल्ट सप्लाई दिए। हम यहाँ पर इस बार 3 वोल्ट सप्लाई दे दिए। ठीक है, अगर हम 3 वोल्ट सप्लाई दिए तो यहाँ पर कुछ करंट चेंज आएगा। फिर इसके बाद इंक्रीज करेंगे। इस तरह से हम 4 5 6 डाटा ले लेंगे। ठीक है, डाटा लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है ये क्या होता है? VI ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं और वाई एक्सिस में करंट रखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे करंट होगा, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसके डाटा को हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ये जो ग्राफ होगा हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ दिखेगा, जैसे हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता था, सिमिलरली ये भी ग्राफ होगा। ठीक है,
तो अगर ये स्ट्रेट ग्राफ आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो कंडक्टर है किस नेचर का है, द कंडक्टर इज ओहमिक इन नेचर, ओहमिक इन नेचर। ओके, ये आपका ओहमिक नेचर का होता है। अगर यही ग्राफ स्ट्रेट ना आकर, ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं आया है, इसका मतलब कैसा दिखे ये, अगर कोई कर्व लाइन है इस तरह से ये ग्राफ आया, तो ये ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ शो करता है दिस इज द ग्राफ ऑफ अ नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक। ओके, आया समझ में ये चीज कि कैसे आपको लैब में ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये आपका प्रैक्टिकल है बेटा, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होता है, लैब में ये आपको प्रैक्टिकली रिड्यूस करना होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो इसे याद रखिएगा कैसे, ये जो कि आपको बताया ये सर्किट डायग्राम आपको लैब में प्रैक्टिकली इसी तरह से सर्किट डायग्राम को बनाना होगा। वहां पर आपके पास क्या होगा, देखिए वहां का भी एक जो कि आपको ना सेटअप बता देते हैं, इसे हम रब करते हैं, ठीक है ना। कि वहां पर अगर हमारे पास सेटअप करना है तो कैसे हम लोग लेते हैं, लैब में आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, क्या मिलेगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, इस तरह से आपके पास ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, इस बॉक्स में कुछ की होंगे, की आपका लगा हुआ रहेगा, बॉक्स को ओपन कीजिएगा तो आप रेजिस्टेंस को वैल्यू को चेंज करेंगे, तो उसके बाद क्या चेंजेस होता है, इसके दो टर्मिनल होंगे, इसके दो टर्मिनल होंगे, ठीक है। तो इस दो टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि ये इस तरह से एक वायर आ गया, एक दूसरा वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा कंडक्टर ए और बी हमारे पास ये मिल गया, ए और बी मिल गया। ओके ना, अब जैसे ही मिल गया, आप देखिए हमारे पास वोल्ट मीटर आपको लैब में कैसा दिखेगा, अभी तो हम वोल्ट मीटर इस तरह से दिखा दिए, मगर वोल्ट मीटर आपका कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा और इसके भी दो टर्मिनल होंगे, इस वोल्ट मीटर के भी हमारे दो टर्मिनल होंगे, ठीक है। तो इस वोल्ट मीटर के जैसे ही हमारे पास दो टर्मिनल आया तो यहाँ से एक वायर लाएंगे लूप करके यहाँ पर जोड़ेंगे और दूसरे वायर को यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो चुका है ना। इसी तरह से यहाँ पर एक एमीटर लेकर आएंगे, लैब में इस तरह से आपको एमीटर दिखेगा, तो उस एमीटर पे क्या आपका ए लिखा हुआ रहेगा, इसके भी दो टर्मिनल, तो यहाँ से एक वायर लाके यहाँ जोड़ेंगे और एक वायर को डायरेक्टली लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर होगा, जैसे घर पे आपका स्टेबलाइजर होता है ना तो पहले तो वोल्टेज हम लोग सेल से देते थे, अब क्या हो गया कि एक वोल्टेज रेगुलेटर आपका मिलेगा। तो इस तरह से एक आपका वोल्टेज रेगुलेटर का मशीन होगा, यहाँ पर भी दो नॉब होगा, एक को क्या करेंगे यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और यहाँ से एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिए है, ठीक है। और यहाँ पर एक नॉब होगा जिसको हम लोग वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज करेंगे इस नॉब का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया कि लैब का प्रैक्टिकल का सेटअप करना पड़ता है, तो पहले तो आपको एज ए टीचर्स जो कि होंगे प्रैक्टिकल कराएंगे तो ये समझाएंगे कैसे कैसे सेटअप करना है, बट ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक दिस सर्किट डायग्राम, आपको खुद से ये सर्किट डायग्राम जोड़ना पड़ता है, क्योंकि सारा सेटअप्स जो होगा इसी तरह से ओपन दिया जाएगा और आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है, कॉपी में। और उसके बाद ये सेटअप आपको प्रैक्टिकल लैब में खुद से जोड़ना होगा सर्किट को, और उसके बाद डाटा को लेकर ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा, और प्रैक्टिकल जब कीजिएगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके आगे आते हैं कि ओहम्स लॉ से हमें क्या मिलने वाला है, लेट अस सी। देखिए, if you plot a graph between the current and the potential difference in a y-axis and a x-axis respectively, you will get a straight line through the origin। आपको कैसा ग्राफ मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ओरिजिन से ग्राफ, ठीक है। जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखा रहा ना, ये क्या है आपका
ओहम्स लॉ का ग्राफ है, जब प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही दिखता है। ओके, नाउ द स्ट्रेट line nature of a graph illustrate the Ohm's law, which state that the current flowing through the metallic wire is directly proportional to the potential difference। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या बोला गया। जो करंट है वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या बताया गया कि जो आई है, आई इज व्हाट, I is directly proportional to the potential difference. I is directly proportional to the V. Okay, to the potential difference across its ends, providing the physical condition, example temperature, pressure, etc remains constant। क्या बोला गया, जो इसके फिजिकल कंडीशन होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, ये सारे क्या है, अभी रख लिया गया है कि ये कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग क्या कि V is directly proportional to I, V is directly proportional to I। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिमूव करेंगे। तो जब इसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग लेंगे। तो कांस्टेंट को हम लोग कैसे शो करने वाले हैं, देखिए, तो यहाँ से आपका V हो गया, और V इक्वल टू I इंटू R, वेयर ये जो R क्या है, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट है यही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, नो देखिए, अगर ये R रेजिस्टेंस है तो हम लोग R को क्या बोल सकते हैं, R अगर निकालना चाहे तो R इक्वल टू व्हाट, V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई। अब देखिए ये R एक यहां से हमें समझ में आया। अभी हम लोग क्या बोले कि R इज अ कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए तो वो एक डायरेक्टली क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये चीज भी तो हमें फाइंड हो गया बेटा, क्या कि जो R है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम सर्किट डायग्राम जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे वहां पर V अपॉन आई का रेशियो जो होगा ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। इट इज ऑलवेज बी सेम। ओके, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो V बाई आई जब भी निकालिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एक सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आया समझ में? नाउ लेट अस सी। ठीक है, ओके, देखिए हमारा डेफिनेशन से क्या बोला गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये तो क्लियर है। ये भी तो कर सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब इसे हटाएंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को तो हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा R। जो R क्या है, R इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, जिसका नाम रेजिस्टेंस है। तो जब R यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तो R इक्वल टू व्हाट, V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। ओके, अब देखिए हमारे पास जब प्रैक्टिकल दे रहे थे, प्रैक्टिकली जो सर्किट डायग्राम लिए तो एक ही हमारा कंडक्टर था ना, सेम कंडक्टर था, और जस्ट केवल क्या चेंज कर रहे थे, V चेंज कर रहे थे। तो हमारा I का वैल्यू क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। V चेंज किए, I चेंज, V चेंज, I चेंज, मगर इन दोनों का रेशियो हमारा क्या देगा, रेजिस्टेंस। और ये ऑलवेज क्या होगा, ईच एंड एवरी केस में सेम होगा, क्योंकि R क्या है, एक कांस्टेंट है। तो सेम कंडक्टर के लिए हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू तो चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इसीलिए द रेशियो ऑफ अ वोल्टेज एंड द करंट इज ऑलवेज बी सेम। ये हमारा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, एक जो कि सेम कंडक्टर के लिए। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, लेट अस सी। देखिए इसके बाद हमें क्या जानना है, वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन। अब देखिए इसका वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा कुछ जो कि फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के यही फैक्टर हमारा क्या होगा, रेजिस्टिविटी की हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये फैक्टर का यूज करते हैं। ओके, नाउ ये फैक्टर क्या क्या है। पहला फैक्टर हमारा नेचर। नेचर का मतलब क्या हो गया, विच टाइप ऑफ मटेरियल, ये किस तरह का मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए कंडक्टर किस तरह का मटेरियल का बना हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका आयरन है,
ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ईच एंड एवरी मेटल हैज इट्स ऑन रेजिस्टेंस, सबका अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वो आपका मेटल के जगह पर एलॉय का बना हुआ है, ये भी तो हो सकता है। तो ये हमारा नेचर हो गया। आ रहा समझ में नेचर क्या है। नाउ इसके बाद देखिए दूसरा, अगर हम कंडक्टर ले रहे हैं तो उसके लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर वो वायर है तो वायर का लेंथ कितना है। अगर ये एक वायर का लेंथ है और ये एक वायर का लेंथ है, तो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। नो, इन दोनों का केस में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर केस क्या अराइज होता है, अगर ये वायर का लेंथ है, ठीक है, तो एल से इसको डिनोट कर देते हैं, लेंथ ऑफ अ वायर को एल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बोले कि ये लेंथ एल है और ये कितना हो गया, दिस इज योर 2L, नीचे वाला क्या है हमारा 2L, तो ऑब्वियसली अगर हमारा इसका लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी व्हाट, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, डबल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस का भी वैल्यू क्या हो रहा हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ सिमिलरली एक और केस यहाँ पर हो सकता है, अगर हम मान लेते हैं कि ये लेंथ पहले एल था और इसका आधा कर देते हैं, अगर लेंथ को हम हाफ कर देते हैं, देखिए अगर लेंथ को हाफ कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो रेजिस्टेंस भी इसके बाद क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी हाफ, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, तो एक यहाँ से कॉन्सेप्ट और भी मिल गया, क्या कि रेजिस्टेंस हमारा नेचर के ऊपर डिपेंड करता था, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ अ वायर। ओके, तीसरा आता है एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर का मतलब क्या होता है, जो वायर है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ वायर। देखिए एक वायर का थिकनेस ये है, एक ये है और एक ये है, क्या तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, क्या तीनों का हमारा रेजिस्टेंस सेम होगा, नो, कभी भी ये सेम नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, थिकनेस के ऊपर देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, अगर इसका एरिया को हम मान लेते हैं ए है, द एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज ए, जो वायर है हमारा इस कंडक्टर का एरिया ए है, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर समझना है फिर से कॉन्सेप्ट, देखिए बेटा यही सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है, यही सब पॉइंट्स आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है। क्या बोला गया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, इफ एरिया शुड बी इंक्रीज, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा सिद्धार्थ, घटेगा, बिकॉज व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। ओके, हाँ इस पॉइंट को दिमाग में रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। और एरिया अगर घटाएंगे, अगर एरिया हमारा घट जाता है, ठीक है, अगर ये एरिया घटा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा उस केस में, इंक्रीज करे। ओके, तो ये पॉइंट्स को भी याद रखना। तो देखिए अभी तक 3 फैक्टर पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े, पहला नेचर के ऊपर, किस तरह का मटेरियल है, तो वो था हमारा जो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा क्या मिला, लेंथ ऑफ अ वायर और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो लेंथ क्या मिला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तीसरा कंडीशन क्या मिला है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। ओके, चलिए आते हैं इसके बाद आगे, फोर्थ कंडीशन क्या होता है हमारा, लेट अस सी। देखिए फोर्थ कंडीशन क्या करता है कि टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है उसके टेम्परेचर के ऊपर भी ये फैक्टर हमारा अफेक्ट करता है। अब देखिए टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि एक जो वायर है उसका एक टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा हाई अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो ग्लो कर जाएगा। तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए ये हमारे पास फैक्टर मिले रेजिस्टेंस का, ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। इतना रिमाइंड कराने के पीछे रीजन है
क्योंकि यहाँ से हमारा रेजिस्टिविटी मिलता है और फैक्टर से क्वेश्चन बनता है। पहला क्या मिला, नेचर, दूसरा लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ कंडक्टर, तीसरा एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, फोर्थ वन टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो इसको याद रखिएगा, आगे यूज है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब देखिए ओहमिक क्या होता है, नॉन ओहमिक क्या होता है। ओहमिक पल पढ़ते हैं, अ कंडक्टर फॉर विच अ वोल्टेज करंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और अ कंडक्टर विच ओबे ओहम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। क्या, एक ऐसा कंडक्टर विच वोल्टेज करंट ग्राफ वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर उसका वी आई ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, अगर वो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो हमारा क्या है वो, इट्स फॉलो ओहम्स लॉ और ओहमिक कंडक्टर का वो नेचर होता है। ओके, लाइक द एग्जांपल ऑफ ओहमिक कंडक्टर आर ऑल टाइप ऑफ अ मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन इटीसी। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, इट इज ओहमिक इन नेचर। ओके, नाउ provide there is no appreciable changes in the temperature. They explain the situation which the Ohm's law is not obey is to consider the following activities. यहाँ एक एक्टिविटीज हमें बोला गया क्या, कि जो Ohm's law को फॉलो अप नहीं करता है तो वो कैसा हमारा उसका नेचर होता है। ओके, लेट अस टेक दिस एक्टिविटी। Now see it. Use the same circuit as before to investigate how the current varies with the voltage in the filament lamp. बोला गया क्या कि हम लोग एक फिलामेंट लैंप ले लेते हैं, ठीक है ना। फिलामेंट लैंप कौन सा, जो आपके घर पे जो फिलामेंट से बना हुआ येलो कलर वाला बल्ब होता था ना पहले, वो वाली बल्ब की बात हो रही है बेटा, टंगस्टन का जो बना हुआ फिलामेंट होता था। तो यूज अ सेम सर्किट एज अ बिफोर इन्वेस्टिगेशन हाउ द करंट वेरीज with the voltage V of a filament lamp, for example a torch bulb. You can see the graph is not a straight line. वहां पर हमारा ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। Therefore the filament of a lamp does not obey a Ohm's law. वहां पर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं मिला तो क्या हो गया, ये Ohm's law को फॉलो नहीं करता। As more the current flows the metal filament get hotter and so its resistance increase। क्या कि अगर ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो उसका क्या होने वाला है, वो गर्म हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है, साथ में बढ़ता चला जाएगा। दिस मीन द ग्राफ ऑफ गेट अ फ्लैटर एज शोन। देखिए तो ये ग्राफ जो हमारा ऐसे जाना चाहिए था, एक बराबर बढ़ना चाहिए था, मगर क्या हुआ, जैसे ही करंट बढ़ा है तो ये बढ़ता चला गया। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक कर्व लाइन की तरह इंक्रीज करते हुए चला जा रहा है। चलिए देखिए, तो नॉन ओहमिक का ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। ओके, नाउ द कंडक्टर फॉर विच द वी आई ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। क्या कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका वी आई ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नॉन ओहमिक कंडक्टर आर सच एज टॉर्च बल्ब, पीएन जंक्शन डायोड ईटीसी एंड वी आई ग्राफ ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज शोन इन द फिगर 1.2। क्लियरली इट इज अ नॉन ओहमिक इन कंडक्टर। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। देखिए डायोड के बारे में ऐसे तो आप क्लास 12 में जाइएगा तो फिर से पढ़िएगा, ठीक है ना, कि ये डायोड क्या होता है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला चीज, ये डायोड दिखता कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और डायोड का सिंबल क्या होता है, पहले प्रैक्टिकली आपको डायोड कैसा दिखेगा ये बताते हैं। आप लोग डायोड को देखे हैं, जस्ट आप नाम नहीं जानते थे कभी भी कि इसे डायोड कहते हैं। अगर आप फिर से अब देखिएगा किसी सर्किट में तो आप पहचान जाइएगा। देखिए इस तरह का आपका एक गोल रहेगा और ये ब्लैक इन कलर होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक इस तरह से दिया हुआ रहेगा। किसी भी सर्किट को आप ले लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहां पर आपको अवश्य ही डायोड मिलेगा ब्लैक इन कलर। वो साइन करता है, चमकता है बेटा, ठीक है। पूरी तरह से तो वो ब्लैक नहीं होता है, लिटिल बिट ब्लैक होगा और वो आपका चमकता रहता है, ठीक है। तो ये डायोड होता है। नाउ इसके बाद ये डायोड जो होता है इसको सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सिंबल है डायोड को रिप्रेजेंट करने का। ओके, तो ये आपका डायोड हो गया है, ये पॉजिटिव हमारा दिखाता है और ये नेगेटिव को दिखाता है, ठीक है। तो चलिए
ये डायोड का सिंबल था और डायोड कैसा दिखता है, अगर कभी मौका मिलेगा तो हम ऑफलाइन क्लास में आप लोग को दिखा देंगे कि ये डायोड कैसा दिखता है। ओके नाउ ये क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ओके अब देखिए ये हमारा वीआई ग्राफ केवल पीएन जंक्शन डायोड का दिया है। क्या है यहां से देखिए तो एक बार ये हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और यहां से फिर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ये ग्राफ। ठीक है तो क्या ये कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका वीआई ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन नहीं होने के कारण ये क्या है, नॉन ओहमिक इन नेचर होता है, नॉन ओहमिक इन नेचर होता है। ओके अब देखिए ये जो भी आप देख रहे हैं इसके बारे में और भी आपको एग्जांपल बताते हैं। ठीक है नॉन ओहमिक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, लाइक आपको बताते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है ट्रांजिस्टर जो होता है आपका सारे क्या होते हैं, नॉन ओहमिक इन नेचर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो भी बना हुआ है सिलिकॉन का बना हुआ है। ठीक है और इनका नेचर क्या होता है, ओहमिक, नॉन ओहमिक इन नेचर होते हैं। ओके चलिए आगे इसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़िएगा। नाउ लेट अस सी, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हमेशा पूछा जाता है, विल द बर्ड ऑन द हाई वोल्टेज वायर इज सॉक्ड, जो हमारी चिड़िया होती है वायर के ऊपर। ओके देखिए जो चिड़िया होती है वायर के ऊपर बैठी रहती है इस तरह से, तो उसे सॉक्ड क्यों नहीं लगता है, व्हाट इज द रीजन। ओके नाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल difference. Okay, I directly proportional to V, directly proportional to the potential difference to the Ohm's law. Both the bird feet are on the same potential. अब देखिए जो चिड़िया बैठता है, ठीक है, तो ये दो वायर है, जो हमारा बर्ड सीट आउट होता है तो किसी एक ही वायर पे वो बैठती है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक पैर चिड़िया का यहाँ पर है और एक पैर ऐसे यहाँ पर है, ऐसा तो नहीं होता है। जब भी वो बैठती है तो कहाँ पर, ओनली सिंगल वायर में, सिंगल फेस ऑफ वायर में। ओके बोथ द बर्ड फीट्स आर ऑन द सेम पोटेंशियल सो द नोट नो करंट इज फ्लोज थ्रू द बर्ड। अब देखिए जब एक सिंगल फेस पे अगर वो बैठी है तो कोई भी करंट वहां से फ्लो नहीं करता है उनके बॉडी के अंदर, सिंस द करंट फ्लोज इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिक शॉक सो द बर्ड विल नॉट बी शॉक, और यही रीजन होता है कि उस बर्ड को शॉक नहीं लगता है। ओके दैट इज द बर्ड इज क्वाइट सेफ अनलेस इट इज साइमल्टेनियसली टच द अनदर वायर विद द डिफरेंट वोल्टेज। अब देखिए कभी कभी आपको क्या दिखता होगा कि चिड़िया को शॉक्ड लग जाता है, तो वो किस केस में होता है ये भी आपको समझाते हैं। हमारे पास वायर का दो फेस है। ओके एक फेस ये है एक फेस ये है, इस वायर के फेस पे हमारा बर्ड यहाँ सीटेड है, और ये बर्ड जब हिलती है या फिर हवा के कारण इसके फेदर्स अगर गलती से भी दूसरे वाले वायर का पोटेंशियल डिफरेंस में टच होता है तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का डिफरेंस हो गया ना। अब देखिए ये हमारा सिंगल एकदम फेस पे था तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो नहीं कर रहा था जो भी है, और जैसे ही ये दूसरे वाले में टच हुआ तो फ्लो करेगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आएगा तो ये हमारे इसके बॉडी में फ्लो करेगा, फ्लो करने के बाद डायरेक्टली क्या होगा, इसे शॉक्ड लग जाता है। ओके तो चलिए इसका रीजन आपको क्या मिला, इससे हम लोग ये समझ में आया क्या कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है एंड बोथ द फीट ऑफ अ बर्ड आर एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बर्ड का जो फीट होता है दोनों कहाँ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में होता है, और दैट्स वाई नो करंट इज फ्लोज इन द बॉडी ऑफ द बर्ड, इसी कारण से हमारे बॉडी में बर्ड का कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, सिंस द करंट फ्लो इज necessary for electric shocks so the bird will not be shocked, the bird is quite safe unless it simultaneously touch the another wire, जब तक वो दूसरे वायर को नहीं टच करेगा तब तक वो क्या है, सेफ रहता है। ओके चलिए इसके बाद आते हैं, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप क्या इंडिकेट करता है, हाँ बताइए स्लोप क्या शो करता है, एक्सक्लरेशन, वेरी गुड,
इससे ये समझ में आता है कि क्लास 9th का कुछ टॉपिक आप लोग याद रखे, आगे आपको स्लोप के बारे में और भी कुछ पता चलेगा, ठीक है, कि ये स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, क्लास 10th में आ चुके हैं। तो क्लास 10th में आ चुके हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़िएगा तो इस स्लोप का और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस, व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द डिफरेंट कंडक्टर, हमारे एक ही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कंडक्टर पे जब अप्लाइड करते हैं, द रिजल्टिंग करंट विल बी डिफरेंट, उसका करंट जो होगा हमारा क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। सम कंडक्टर ऑफर मोर ऑपोजिशन टू द पैसेज ऑफ अ करंट देन द अदर, क्या कि ये कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक वायर लेकर आए हम कॉपर का और दूसरा वायर लेकर आए है एल्युमिनियम का, ओके, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, सेम पोटेंशियल देंगे तो नहीं, इसका मेटल कुछ और है और इसका मेटल कुछ और है, ठीक है, और इस रीजन से दोनों में हमारा करंट फ्लो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। सम कंडक्टर ऑफर अ मोर ऑपोजिशन टू द पैसेज ऑफ अ करंट देन द अदर, द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, देखिए रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या मिला, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनाए थे हम, आर इक्वल टू बी बाई आई, बी बाई आई। अब बताओ इसका डेफिनेशन याद करना जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है बेटा। अगर हमें मालूम है ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई इंटू आर और आर इक्वल टू बी अपॉन आई, हम लोग क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज क्या, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, ओके। नाउ अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है, द यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज ओहम, इसके यूनिट क्या होते हैं, ओहम होते हैं, ओके। और सिंबलिकली कैसे डिनोट करते हैं ओहम्स को, ओहम्स को हम लोग सिंबलिकली इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके। तो ये भी याद रखेगा कि ओहम्स को कैसे दिखाते हैं। नाउ अब देखिए अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ये तो हमारा ओम्स फाइनली जो कि रेजिस्टेंस का हमारा यूनिट हो गया, अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो V अपॉन आई है, V अपॉन आई है, तो हमें याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो गया V, और करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर। अगर ये हमारा होगा तो स्टैंडर्ड यूनिट में लाकर उसके बाद ही हमें सॉल्व करना होगा, ओके। या फिर रेशियो है तो सेम यूनिट में रखेंगे। लेट अस सी, देखिए तो ये ओहम्स हो गया। नाउ इस जो ओहम्स का सिंबल है इसको किस नाम से जानते हैं, इसे ओमेगा कहते हैं, ये जो सिंबल है इसे क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ अ ओहम्स, ओहम्स का डेफिनेशन क्या होता है, लेट अस सी। अब देखिए अगर ओहम्स को डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहला चीज कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना उससे पहले हम लिख लेते हैं, आर इक्वल टू व्हाट, वी बाई आई, यही था ना। हमें क्या चाहिए, ओहम डिफाइन करना है 1 ओहम, तो 1 ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट कब होगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और करंट कितना होगा 1 एम्पेयर, यही चीज होगा ना। तो चलिए अब देखिए अगर ये हमारे पास पता था तो हम 1 ओहम को कितना इजीली डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा 1 ओहम, thus the 1 ohm is the resistance of a conductor in which the current of 1 ampere results the potential difference applied on a across is 1 volt, या फिर क्या बोल सकते हैं 1 ohm को, it is the ratio when the potential difference is applied 1 volt, when a 1 volt potential difference is applied the current drawn is 1 ampere, then it is said to be a 1 ohm, okay, let us see। देखिए इसके आगे, फॉर कन्वीनियंस अ बिग रेजिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन अ किलो ओम। अब देखिए रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है, अगर इससे बड़ा यूनिट अगर आएंगे तो क्या आएंगे, किलो ओहम, उससे और बड़ा जाना है तो मेगा मेगा ओहम, ठीक है, उससे ऊपर जाना है तो गीगा ओहम और उससे छोटा आएंगे तो मिली ओहम, माइक्रो ओहम, ओके। तो जो भी है देखिए हम तो पहले से ही प्रेफिक्स जानते हैं, ठीक है, किलो के ऊपर मेगा होगा, ठीक है, उसी तरह से नीचे जाते हैं उसका ओम्स का तो क्या होगा, मिली होगा, माइक्रो होगा, नैनो होगा, ठीक है। तो ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अप्लाई कर लेंगे। नो लेट अस सी, अब देखिए ये जो कि आपका
क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1 मेग ओहम इक्वल टू हाउ मच ओहम, ठीक है। तो मेगा ओहम कितना होता है? 10⁶ कितना होता है? 10⁶। ओके, ये याद रखना है। 1 मेग ओहम इक्वल टू व्हाट? 10⁶ ओहम। ओके, 10⁶ ओहम। 1 मेगा ओहम इक्वल टू 1 मेगा ओहम इक्वल टू व्हाट? 10⁶ ओहम। ओके, नाउ मिली ओहम कितना होता है? 10⁻³ माइक्रो कितना होगा? 10⁻⁶। अगर नैनो ओहम बोल दिया जाएगा तो कितना होगा? 10⁻⁹। ओके, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। देखिए आगे, टू शो टू शो दैट द कंपोनेंट मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल ऑफर अ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या शो करना है यहाँ पर? कि अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स के अगर मटेरियल जो बने हुए हैं वो डिफरेंट हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारा एक क्या है, ये एक्टिविटीज है। ठीक है, क्या एक्टिविटी है? सेटअप एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विद द टू ड्राई सेल 1.5 वोल्ट इन ईच सीरीज। बोला गया कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाएंगे और सीरीज में 1.5 वोल्ट का बैटरी लेंगे। तो 1.5 बैटरी ले रहे दो, तो दो बैटरी लिए तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ सर्किट डायग्राम में 3 हो गया, सीरीज में हमारे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो 3 वोल्ट हो गया। ओके, अगेन अ प्लग अ की, एक की लगाने बोला। और मल्टीमीटर यूज एज अ एमीटर। अब देखो यहाँ पर एम ए जो लिखा हुआ है, ये मल्टीमीटर यूज कर रहा है, उस मल्टीमीटर से ये क्या कर रहा है? करंट को मेजरमेंट करने वाला है। ओके, अ मल्टीमीटर यूज एज एन एमीटर 0 to 500 मिली एम्पेयर, लिविंग अ गैप ए एंड बी एज सोन इन अ फिगर। ए और बी क्या हमारा एक गैप यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर को हम केवल ज्वाइन करते चले जाएंगे। नाउ करंट कनेक्ट अ नाइक्रोम वायर इन द गैप ए बी। सबसे पहला चीज, ये नाइक्रोम वायर कैसा होता है? किसी को आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है? घर पे आपका यूज हुआ है बेटा, नाइक्रोम वायर होता भी है। चलिए बता देते हैं। घर पे हीटर देखे है, ये गोल वाला, इस तरह से जो आपका हीटर होता था, और वायर को हम लोग कुछ इस तरह से जिगजैग वे में लगाते थे। तो जिगजैग वे में जो आपका वो जो हीटर का वायर होता था, यही हमारा क्या इस तरह से हम लोग जोड़ते थे ना। तो ये जो वायर होता था, वो वायर क्या है हमारा? ये नाइक्रोम वायर होता था बेटा, जिसको हम लोग छोटा सा आता था और इसको स्ट्रेच आउट करके इसमें जोड़ देते थे। तो जो वो वायर होता है क्या है? इट इज अ नाइक्रोम वायर। ओके, आया समझ में? अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस बात करते हैं। इस नाइक्रोम वायर से अगर हम करंट पास कराते थे, तो ये हीट करता और ग्लो भी करता है। ये हीट करता था और ग्लो भी करता था ना। नाउ अगर इसी नाइक्रोम वायर के जगह पर मान लेते हीटर के कॉइल में अगर हम थोड़ा सा ना क्रिएटिविटी लगाते हैं, क्या कि चलो हम कॉपर का वायर को ऐसे ही फोल्ड करके लगा देते हैं। ठीक है, अगर हीटर में ये क्या था हमारा? ये नाइक्रोम वायर था और ये क्या है? कॉपर वायर है। बताइए दोनों में क्या होने वाला है? किसी को कुछ आइडिया? व्हाट? वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, बताइए। अच्छा, तो ये बता दीजिए, क्या नाइक्रोम वायर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? क्यों नहीं होगा? क्यों? ऐसा क्या रीजन है? कोई दिमाग में नहीं आ रहा? कुछ थोड़ा सोचा कीजिए बेटा। आखिर ये, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये अभी बात हुई क्या, कि सर ये जो नाइक्रोम वायर है, इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। ये करंट को अपने आप में ही
रखता है और इस कारण से ये क्या होता है हमारा ग्लो करने रखता है। और इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस लो होता है कॉपर वायर में और इजिली ये फ्लो हो जाता है। अब फ्लो होने के कारण ये ग्लो नहीं करता है कॉपर वायर, जबकि नाइक्रोम वायर हमारा ग्लो करके और हीट प्रोवाइड करता है। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए किसी भी चीज को पढ़िए साइंस में क्या है, रीजन जानना बहुत जरूरी है बेटा। अगर रीजन जानते हैं तो आंसर करना बहुत आसान है। अगर यही क्वेश्चन मार्क्स आपके पास अगर नहीं रहा तो फिर आगे दिक्कत है। जब तक ये क्यों ये होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, अगर ये आपका स्टूडेंट लाइफ में क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि पढ़ नहीं रहे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वेस्टिंग योर मनी ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये जरूरी है। देखिए connect a nichrome wire in the gap AB and note the ammeter reading plugging the key, टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग। बोला गया क्या कि नाइक्रोम वायर इस कंडक्टर ए बी की जगह पर पॉइंट पे हम जोड़ते हैं और उसके बाद मेजरमेंट करेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर में। ओके नाउ रिप्लेस द नाइक्रोम वायर फ्रॉम द वायर ऑफ अ 3 वोल्ट टॉर्च बल्ब एंड अगेन नोट द एमीटर। बोला गया नाइक्रोम वायर को हटाकर यहाँ पर क्या है एक बल्ब जो है उसको लगा लेते हैं। मतलब क्या हो गया वहां पर टंगस्टन का हमारा यूज किया गया है। ओके बोला गया फिर से एक बार रीडिंग को नोट डाउन कीजिए। रीडिंग नोट डाउन करने के बाद फिर क्या किया गया अगेन चेंज किया। फर्दर प्लेस द टॉर्च बल्ब बाय द 20 वाट लैंप। बोला गया कि इस बार जो कि 25 वाट का एक लैंप लगा दीजिए वहां पर। उसके बाद नोट डाउन कीजिए एमीटर का रीडिंग। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या कंक्लूजन मिलने वाला है। ओके तो देखिए इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या मिलता है। बी कंक्लूड दैट the different component made up of a different material offer a different electrical resistance। इससे क्या कंक्लूजन मिला कि अलग अलग जो कंपोनेंट मटेरियल का बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है डिफरेंट होता है। ओके नोट ऑलवेज टेक आउट अ की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। ये चीज तो हमेशा याद रख लीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है और प्रैक्टिकल कर रहे हैं कभी भी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज है तो ये हमेशा पॉइंट को सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। ठीक है कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हम चेंज कर रहे हैं और डायरेक्टली अगर टच करते हैं तो क्या होगा वी आर गेटिंग अ शॉक। तो इसीलिए सबसे पहला दिमाग में रखना चाहिए क्या कि हमारा की स्विच ऑफ होना चाहिए तभी हम चेंज करेंगे। ओके नाउ आगे देखिए कंडक्टर इंसुलेटर एंड रजिस्टर। एक एक करके समझते हैं कंडक्टर क्या है इंसुलेटर क्या और रजिस्टर क्या है। A current which flows more easily through some substance than a other, those material through which the flow quite readily are called a conductor। क्या कि जिससे आसानी से करंट फ्लो हो जाए वो क्या है हमारा कंडक्टर एंड हैविंग अ लो रेजिस्टेंस, और उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा लो होगा। दे कंक्लूड मस्ट most metal and salt solution material which do not allow a current to flow through them is called a इंसुलेटर। जिससे हमारा फ्लो नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ये तो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एंड हैविंग इन्फिनाइटली अ हाई रेजिस्टेंस, और उसका रेजिस्टेंस क्या है हाई है। एग्जांपल अ रबर ग्लास plastic dry air and etc and those substances which have a comparatively high resistance than the metal but allow a current to pass through them is called a resistor। क्या कि एक ऐसा भी हमारा सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टेंस हाई है मगर उससे करंट क्या है फ्लो कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं रेजिस्टर कहते हैं। अ रेजिस्टर इज समटाइम्स सिंपली रेफर टू एज अ resistance। The alloy like the nichrome, manganese and the constantum have a quite high resistance, have a quite high resistance। तो देखिए ये जो हमारा एलॉय का नाम दिया गया इसका नाम थोड़ा सा याद रहना चाहिए। क्या क्या नाइक्रोम मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटेन। ओके ये तीनों का क्या होता है हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है। देखिए व्हाई डज कंडक्टर ऑफर रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर है रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करता है। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द हिंड्रेंस ऑफर्ड अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अ करंट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। क्या कि जो हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में फ्लो को रोकता है उसे ही क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। द करंट इन द कंडक्टर affected by the collision of free electrons with the positive ions with the positive ion of a lattice of a conductor, therefore the resistance of conductor depend on the number of these collision। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस ऑफर कैसे हुआ।
देखिए हमारा जो भी कंडक्टर है उसके अंदर हमारा फ्लो कैसे होता है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ये है। ओके, एक दूसरे में ये जो कि क्या है, कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कोलाइड करेंगे। ओके, तो जब ये कोलाइजन होता है, जब ये कोलाइजन कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है, तो ये कोलाइजन के कारण हमारे जो पॉजिटिव आयन होते हैं कंडक्टर में, ये क्या करते हैं, अफेक्टेड करने लगते हैं और ये हमारा अपोज करते हैं, करंट को क्या करते हैं, फ्लो तो कराते आगे जाते हैं मगर क्या कुछ अपोज भी करते हैं। तो जितना ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही हमारे क्या होगा, ऑपोजिशन होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ लेट अस सी, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोलाइजन हायर विल बी द रेजिस्टेंस। इसके हमारे क्या होंगे कि ज्यादा अगर कोलाइजन, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो कोलाइजन ज्यादा होगा, और कोलाइजन ज्यादा होगा तो उसके रेजिस्टेंस भी हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये फैक्टर को याद रखना है क्या, कि अगर कोलाइजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, लेट अस सी, देखिए the number of this collision greater is the number of collision, higher will be the resistance of the conductor। क्या कि अगर नंबर ऑफ कोलाइजन ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयन इन द कंडक्टर, इट विल बी डिपेंड ऑन द मटेरियल सिल्वर कॉपर और अ कंडक्टर। क्या कि रेजिस्टेंस हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर गया, रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा है करंट कंडक्टर के अंदर जो आयंस का अरेंजमेंट है उसके ऊपर, एटम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, इट विल बी डिपेंड ऑन द मटेरियल। अब देखिए एटम्स हमारा किसके ऊपर डिपेंड किया, मटेरियल के ऊपर, कि वो किस मटेरियल का बना हुआ, उसका मैटर्स क्या है, उसके अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंजमेंट है। तो अगर बात किया जाए, सिल्वर ले लेते हैं और एक कॉपर ले लेते हैं और एक गोल्ड ले लेते हैं, तो तीनों का अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग तरीका से है। तो जिसमें लेस अमाउंट ऑफ कोलाइजन होगा तो हमारा क्या है, वहां पर लेस रेजिस्टेंस होगा, और एक्सेज ऑफ कोलाइजन होने के कारण क्या होगा, वहां पर मोर रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। ओके, नाउ लेट अस सी, the resistance of a conductor will also depend upon the length of a cross sectional area of a conductor। इन अ लॉन्ग वायर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी सफर मोर कोलाइजन। अब देखिए जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। लॉन्ग वायर इलेक्ट्रॉन विल बी सफर मोर कोलाइजन, अगर लंबा तार है तो उसमें कोलाइजन भी क्या होगा, अगर लॉन्ग वायर है तो कोलाइजन भी ज्यादा होगा। ओके, तो इसके ऊपर भी ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर डिपेंड करता है। इन अ लॉन्ग वायर इलेक्ट्रॉन विल बी सफर मोर कोलाइजन, therefore the resistance of a long wire will be large, while the thick wire more area will be available to flow the electrons, therefore the resistance in a thick wire will be small। अब देखिए अगर यही थिकनेस ज्यादा है, ये हमारा थिकनेस ज्यादा है, तो अगर थिकनेस ज्यादा है वायर में तो इसको जगह ज्यादा मिला ना, तो स्पेस ज्यादा मिलेगा तो कोलाइजन हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, कोलाइजन कम होगा और आसानी से ये क्या होगा, फ्लो कर पाएगा। तो यही रीजन है कि जो थिक वायर होता है उसमें क्या है, हमारा बेस्ट कंडक्टर इसको माना जाता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा। तो घर पे देखते हैं हम लोग क्या होता है वायर का, कितना 5 mm का वायर यहाँ पर लगेगा, यहाँ 7 mm का वायर लगाइए। तो ये क्या हो गया, क्या मिलीमीटर हमारा जो कि थिकनेस बताता है। तो जितना थिक होगा उतना ही आपका फ्लो कितना होगा, अच्छा होता है। आ रहा समझ में कि थिकनेस के ऊपर क्या है हमारा रीजन होता है रेजिस्टेंस का। नाउ दस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन क्या क्या, पहला फैक्टर मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, किस मटेरियल का बना हुआ है, दूसरा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ओके, तीसरा क्रॉस सेक्शन ऑफ अ एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो हमारे पास तीन फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारे किसके ऊपर डिपेंड किया, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन अ थ्री फैक्टर। ओके, क्या क्या फैक्टर, तीन हो गया, ये तीनों फैक्टर याद रखना होगा। पहला फैक्टर क्या है बेटा, पहला फैक्टर क्या हुआ कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, डिपेंड ऑन अ मटेरियल, ओके, नेचर ऑफ अ मटेरियल। दूसरा फैक्टर क्या मिला हमारे पास, लेंथ, लेंथ ऑफ अ वायर। और तीसरा फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर, कि कितना थिकनेस होता है। ओके,
चलिए इस फैक्टर के कारण कुछ हमारा कॉन्सेप्चुअल वर्क होगा और एक आगे नया टॉपिक भी हमारा बनता है। एक एक करके पहले समझते हैं एक्टिविटी से, उसके बाद रजिस्टिविटी पे आएंगे। देखिए ओ माय गॉड, देखिए व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। इन द ऑर्डर टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन डू द फ्लोइंग एक्टिविटी इन योर लैबोरेटरी। देखिए एक्टिविटीज क्या है, सॉरी, टू शो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्या शो करने के लिए बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ अ वायर के ऊपर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर, यही दिखाना है हमें। माय गॉड, नो, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर, ये हमें शो करना है। कैसे एक्टिविटी लेना है, टेक अ नाइक्रोम वायर ऑफ अ डिफरेंट लेंथ बट ऑफ द सेम थिकनेस। अब देखिए नाइक्रोम वायर लेना है मगर उसका थिकनेस चेंज नहीं कर रहा, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, कनेक्ट द सर्किट कंसिस्टिंग अ सेल एंड एमीटर, प्लग द की एंड टू मेटेलिक वायर स्क्रू ए एंड बी। देखिए यहाँ पर ये नाइक्रोम वायर को हमने यहाँ पर सेटअप करके रख दिया है। ओके नाउ, अब देखिए ये नाइक्रोम वायर को लिए और इससे क्या करने है, वी आर गोइंग टू मेजर अ करंट। यहां से जब सप्लाई देंगे तो एक बार क्या किए, इसका करंट मेजरमेंट किए। ओके नाउ सेकेंड, अब क्या करने वाले हैं कि इस नाइक्रोम वायर का जितना लेंथ था इसके डबल करने वाले। द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर शुड बी डबल। अब इसके लेंथ को हम डबल कर देंगे, तो जब लेंथ को डबल करेंगे तो फिर से करंट मेजर करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस का वैल्यू को निकालेंगे। तब हमारे पास क्या मिलने वाला है कि यहाँ पर मालूम क्या चलेगा कि ये रेजिस्टेंस जो है, जब लेंथ एल रखे थे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या था, एल था। जैसे ही लेंथ को डबल किए तो इसका रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाने वाला है, 2R हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी हमारा 2R हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो गया, डबल हो जाएगा जब हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे। आया समझ में कि लेंथ के ऊपर क्या फैक्टर होता है। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग करके लैब में देख सकते हैं। नाउ देखिए, एज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ रेजिस्टेंस डिक्रीज। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम वही सेटअप लेंगे और एक पतला वायर लेंगे और एक क्या करेंगे, मोटा वायर लेंगे। दो हमारा थिकनेस का अलग अलग ले लेंगे, ठीक है। यूजिंग द सेम सर्किट प्लेस द नाइक्रोम वायर विद द लेंथ एल बिटवीन ए एंड बी एंड नोट द करेंट इन द एमीटर। एक जो कि नाइक्रोम वायर को लिए उसको प्लेस किया, उसके बाद नोट डाउन किए। नाउ ऐड अनदर आइडेंटिकल लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर विथ ए एंड बी। अब बोला क्या क्या, एक वायर के जगह पर क्या करते हैं, दो वायर को इस तरह से एक साथ जोड़ के उसके बाद हम मिलाते हैं, तो उसका थिकनेस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ गया। A to B and the cross sectional area is double. It shows that the current greater or a loss. क्या उसका करंट हमारे या तो बढ़ गया या तो घट गया है। Has the resistance decrease or increase? क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। यू विल बी सी दैट द करंट इन द एमीटर हैव बिकम अ डबल। करंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस मीन्स शोज दैट द करंट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। इसका करंट हमारा क्या हो गया, जो कि डिपेंड कर रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। तो इससे हमें समझ में क्या आ गया, जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर का। तो देखिए दो कंडीशन मिल गया क्या, कि रेजिस्टेंस जो है पहला मिला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा मिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये दोनों क्राइटेरिया जो है हमारा एक आगे न्यू फैक्टर हमें लाकर देगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेजिस्टिविटी के नाम से जानेंगे। तो देखिए हमारे पास पहला क्या मिला था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। अब ये बोले कि वन हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। ओके नाउ यहाँ पर जब इस हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होता है,
यही हमारा रेजिस्टिविटी होता है। इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर रो। इस रो कहते हैं पी, देखिए ऐसे पी जो लिखते हैं ना, और पी को थोड़ा सा ऐसे कर्व लाइन में नीचे की ओर लेकर चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ओके, तो ये हम लोग रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इंटू एल बाई ए। तो यही रेजिस्टिविटी का हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो रेजिस्टिविटी अगर हमें यहाँ से फाइंड करना है तो देखो रो निकालते हैं, तो रो इक्वल टू व्हाट, अगर बोले कि रो इक्वल टू व्हाट, आर इंटू ए अपॉन ए, आर इंटू ए अपॉन एल, क्या मिलेगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कि रो इक्वल टू, देखिए ये सारा रब करते हैं, अब डायरेक्टली यहाँ दिखते हैं, आगे प्रूफ कराएंगे बेटा, ठीक है। अभी जस्ट केवल बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो हमारे यूज हो जाएगा, कल के क्लास में रेजिस्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो देखिए रो इक्वल टू व्हाट, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, यही रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है आपको नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ कराएंगे और वहीं पर आपको समझाएंगे कि ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसका फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कराने से आपका क्या होगा, एक सेक्शन फिर से ओहम्स लॉ का पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद इससे रिलेटेड रेजिस्टिविटी एंड ओहम्स लॉ से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स जो कि है करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम आपको कुछ नोट्स देंगे, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओहम्स लॉ का नोट्स दे देंगे, ठीक है ना, ओहमिक नेचर क्या होता है, और उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग जो होगा रेजिस्टिविटी, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। कल के क्लास में हम रेजिस्टिविटी प्रूफ करा देंगे और उसका न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है ना। कोई डाउट? चलिए तो नोट डाउन जरूर कर लिएगा बेटा, अगर नोट डाउन करके रखिएगा तो कल के क्लास में आपको इंटरेस्ट होगा, रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे और साथ में न्यूमेरिकल स्टार्ट करा देंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ अभी जस्ट भेजेंगे, ठीक है, आपको असाइनमेंट में या फिर स्टडी मटेरियल में नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को ऑफ करें ना। ओके चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, थैंक यू एवरीवन।